हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल एकेडमी। पायल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से सबका स्वागत है। अपनी ईओ और आरओ की जो मैराथन है वो चल रही है, उसमें 2 क्लासें ऑलरेडी अपनी हो चुकी हैं। आप पायल एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर वो क्लासेज पहले रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। उसमें जो पहला अपना सिलेबस दे रखा है, ईओ आरओ का सिलेबस आप सबने अभी तक पढ़ लिया होगा, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है, मई में अपनी एग्जाम है। तो उसमें जो पहले वाला राजस्थान, प्राचीन राजस्थान से संबंधित और जो मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमुख राजवंश, वो सब हमने 2 क्लासों में, लास्ट वाली क्लासेज है उसमें कवर कर लिया है। आगे वाली जो टॉपिक है वो है अपना आधुनिक राजस्थान, ठीक है। उसमें हम देखेंगे 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कुछ समाचार पत्र या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने राजनीतिक जागरण में अपनी भूमिका निभाई। तो जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो सब सिलेबस का अब आज हम आधुनिक राजस्थान से संबंधित है वो सब इस क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पीछे वाली क्लासेज आप कंटिन्यू देखते रहिए, फिर हमारे साथ चलिए। आपका पूरा सिलेबस ईओ आरओ का है वो पायल एकेडमी आपको यूट्यूब पे कवर करवाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये क्लियर, हम अब टॉपिक 1857 की क्रांति नहीं दे रखा है, परंतु देख सिलेबस में क्या दे रखा है, राजनीतिक जागरण, सामाजिक जागरण। तो ये 1857 की क्रांति से सवाल आ सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है तो हम एक बार इसको कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति राजस्थान की रियासतों ने मराठों के आक्रमण से मुक्ति पाने और अपने राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ कुछ संधियां संपन्न कर ली थी। वो संधियां ये हुई थी कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्टर जो देसी राज्य थे या जो भी रियासतें थी उन पर अपना अधिकार नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने एक बीच का मार्ग अपनाया कि हम उनके आंतरिक ऐसा बोलेंगे, उनको इस तरीके की संधियां करेंगे कि उनको ये लगेगा कि ब्रिटिश सरकार उनकी आंतरिक जो प्रशासन है देसी राज्यों की उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपना एक रेजिडेंट वहां जो देसी रियासतें हैं उनके दरबार में नियुक्त कर दिया था, जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां क्या कार्य, शासन कार्य का संचालन कैसे किया जा रहा है, उन सब के बारे में जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती थी, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने यह भी बोला कि देसी रियासतें हैं कुछ इस तरीके की दूसरी देसी रियासतें उनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकती, जो भी उनका काम हो रहा है उनके बारे में रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देगी। तो ये सब 1818 की संधियां हुई थी, जो संपूर्ण देसी रियासतें हैं राजस्थान की, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संपन्न की थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने राज्य की एक विलय नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत ये हुआ था 1818 की, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कहते हैं, ये इंडियन हिस्ट्री में हम कवर करेंगे। उसके अंतर्गत ये था कि ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि जिन देसी रियासतों के अपनी खुद की संतान नहीं होगी तो वो देसी रियासतें ऑटोमेटिक ब्रिटिश साम्राज्य उसमें मिला ली जाएगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी। इसको लाया कौन था? ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, उनके द्वारा। तो इस विलय नीति के तहत सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1848 ईस्वी में 17 को इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या मिला लिया गया था, और 1856 ईस्वी तक नागपुर, झांसी, बरार, अवध आदि रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। इसके अलावा एक कारण यह भी था कि 1800, ये मैं आपको रीजन बता रही हूँ कुछ 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। तो एक तो दिन संधि कर ली थी, उससे देसी रियासतों में बहुत ज्यादा असंतोष का भाव था। दूसरा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत बहुत सारी देसी रियासतें थी, इसमें एक अपना उदयपुर भी था, इन सबको मिला लिया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसी देसी रियासत, ब्रिटिश सरकार की जो देसी रियासतों की परंपरागत रीति रिवाज है उनको खत्म किया जा रहा था। तो उनको लग रहा था कि जो अंग्रेज है वो हमारी जो परंपरागत हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप कर रही है। ईसाई धर्म है उसका प्रचार ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा रहा था, और सामाजिक सुधार करने के प्रयासों से यहाँ के जनमानस में विरोध या विद्रोह का भाव भर दिया था, जो आगे जाके 1857 की क्रांति के रूप में हमको देखने को मिला, ठीक है। इससे रियासतों के राजा और जनता में विरोध हुआ। जो तात्कालिक कारण है 1857 की क्रांति का अगर आपसे पूछ ले तो वो थे चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है। 1857 में ब्राउन बेस, पहले क्या होती थी, ब्राउन बेस नाम की एक राइफल थी, उसका यूज होता था, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया गया। और इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में यह अफवाह फैल दी कि अगर इन राइफल को आप यूज करोगे तो इनमें लगने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी है, उनको काटना पड़ता था पहले, वो उसके बाद उस राइफल का प्रयोग किया जाता था। तो ये उन्होंने अपने धर्म के विरुद्ध माना और उनमें विरोध या विद्रोह की भावना है वो हो गई।
कारतूस का प्रयोग करने से पहले उनके खोल को मुंह से उतारना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट होता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1857 का विद्रोह है उसकी शुरुआत हो गई। क्लियर। अब मैं बात करूं सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की। बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस है उसका प्रयोग करने से कर दिया मना। 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे मंगल पांडे ने, कब, 29 मार्च 1857 को। तो उस पर दबाव डाले जाने के कारण उसने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसेन ने इनकी हत्या कर दी। किसने, मंगल पांडे ने इन दोनों जो अंग्रेज जनरल थे इन दोनों की हत्या कर दी। 1857 की, इससे पहले क्या हुआ, 1857 की क्रांति एक समय निर्धारित किया था, सबने अलग अलग जगहों के अलग अलग नेता थे। उन्होंने बोला था कि हम 31 मई 1857 से पूरे भारत में एक साथ मिलकर इस क्रांति की शुरुआत करेंगे। पर हुआ क्या, हमने देखा कि बैरकपुर छावनी के जो एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने पहले विद्रोह शुरू कर दिया था। इससे क्या है, ये क्रांति अपने समय से पहले ही शुरू हो गई थी। तो 1857 की क्रांति अगर भारत में देखें तो इसकी शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को, और वे कहां से थी, मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। ये मैं आपको पहले फैक्ट इस वजह से बता रही हूं ताकि आपको पता हो कि 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, उसकी वजह क्या थी। तो पहले अपन देख लेंगे तो राजस्थान में आसानी हो जाएगी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, इसको क्रांति का नेता चुन लिया गया, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट कौन था, मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर, नाम मात्र का शासक था, क्योंकि जैसे ब्रिटिश सरकार आई मुगलों का प्रभाव खत्म हो गया था। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर था। क्रांति के प्रतीक के रूप में किसको अपनाया, कमल को और रोटी को क्रांति का प्रतीक चुना गया, लोगों में इनको बांटा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात फैल जाए कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हमने शुरुआत की है इसकी। तो इस क्रांति की शुरुआत कब हुई, भारत में देखे तो 10 मई 1857 को। कहाँ हुई, मेरठ से हुई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है वो क्रांति के नेता चुने गए, और क्रांति के प्रतीक क्या थे, कमल और रोटी थी। अब अपन टॉपिक पे आते हैं अपने कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में क्या था, है ना, उस कौन कौन सी छावनियां थी, ऐसी कितनी छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, और कौन कौन सी जगह थी, प्रमुख नेता कौन थे, वो सब देखते हैं। 1857 की क्रांति किसमें, राजस्थान में छावनियां थी 6 सैनिक छावनियां। अब आपसे सिंपल सीधा सवाल आएगा कि 57 की क्रांति हुई थी जब राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी, तो सैनिक छावनियां थी पूरी 6, याद रखना। उस 6 में से 4 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब पहले तो 6 के नाम याद करो आप। एक थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो कहाँ है, नसीराबाद में, नसीराबाद में है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी है मेरवाड़ा बटालियन, वो कहां पर है, ब्यावर में थी। तीसरी है कोटा कंटिजेंट, वो थी देवली में। चौथी मेवाड़ भीलकोर खेरवाड़ा में। जोधपुर लीजियन एरनपुरा में। नीमच छावनी नीमच में। ये टोटल 6 छावनियां आपको याद होनी चाहिए। 1857 की क्रांति हुई थी जब पूरे राजस्थान में सैनिक छावनियों की बात करें तो थी 6। इन 6 में से सिर्फ 4 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और भाग नहीं लिया था ये पूछ ले तो कितनी, 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था। अब कौन कौन सी छावनी थी जिसने भाग लिया था, कौन सी थी जिसने नहीं लिया था, वो देखते हैं। एक तो नसीराबाद, ठीक है, नीमच, एरिनपुरा, देवली छावनी के सैनिकों ने तो विद्रोह में भाग लिया था, ये तो आपको याद रखना है। कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली। अब बच गई खेरवाड़ा बटालियन, जो उदयपुर की भीलों की एक टुकड़ी थी। खेरवाड़ा बटालियन कहाँ, उदयपुर में थी भीलों की टुकड़ी वो, और एक ब्यावर जो मेर जाति की टुकड़ी थी। इन दोनों ने खेरवाड़ा वाली और ब्यावर वाली 2 जो सैनिक छावनियां थी उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो डायरेक्ट सवाल यही आएगा कि 1857 की क्रांति में कौन सी 2 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था, तो मेरवाड़ा बटालियन और ब्यावर और खेरवाड़ा बटालियन दोनों ने। 1857 की क्रांति हुई थी जब राजस्थान में कितने पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब ब्रिटिश सरकार हर राज्य में, हर रियासत में अपने कुछ अलग अलग क्षेत्र के लिए अपने एजेंट नियुक्त करती थी, वो कहलाते थे पॉलिटिकल एजेंट।
ठीक है। तो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था और 4 पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किए थे अपने। कौन कौन से? एक मारवाड़ में बांटा, मेवाड़ में, और एक जयपुर में और कोटा में, जहां जहां उनकी सैनिक छावनियां थी। मैक मॉनसन था, मैक मैनसन बोल दो या मैक, कई जगह इनको मॉनसन भी लिखते हैं, ठीक है। तो वो तो कौन कौन से क्षेत्र से था? मारवाड़ से। याद रखना है, मैक मॉनसन मारवाड़ से था। मेजर सोवर्स का संबंध कहां से था? मेवाड़ से था। कर्नल ईडन कहां से? जयपुर में था। मेजर बटन कहां पर? कोटा में था। ये 4 पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट अगर एक शब्द में पूछूं तो कौन था? मेजर बटन था। जयपुर का कर्नल ईडन था। मेवाड़ का मेजर सोवर्स था और मारवाड़ का मैक मॉनसन था। ये 4 पॉलिटिकल एजेंट थे जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ब्रिटिश सरकार पूरे, अगर भारत में देखें तो हर एक रियासत के लिए, जैसे राजस्थान रियासत है तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर सके, तो इसके लिए एक एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल का एजेंट होता था उसको रिपोर्ट करता था, वो अपॉइंट करता था। तो 1857 की क्रांति हुई थी जब राजस्थान में एजीजी कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इनका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। और एजीजी का पद ये बनाया कब गया था? ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 1832 ईस्वी में इस एजीजी की पोस्ट है, इसका गठन किया गया था। तो समझ में आया, एजीजी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अजमेर में इनका मुख्यालय होता था और 1832 में इस पद का सृजन किया गया था। अब बात करते हैं नसीराबाद। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी सबसे पहले, और कौन सी जगह से हुई थी वो देखते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी, भारत में जहां 10 मई से हुई, वहां अपना राजस्थान में भी 28 मई से। कब? 28 मई से। और हुई कौन सी जगह से? नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। न्यू बरी नामक एक अंग्रेज अधिकारी है, उसको मारकर इस जगह से क्रांति की शुरुआत की गई। तो 3 फैक्ट है आपके। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई? नसीराबाद से। कब हुई? 28 मई 1857 से। और न्यू बरी नामक एक अंग्रेज अधिकारी है, उसको मारकर इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। और क्रांति का अंत पूछ ले तो वो कहां से हुआ? सीकर जिले में क्रांति का अंत हुआ था। इसका कारण, अब ये बता रही है भी क्रांति की शुरुआत 28 मई से राजस्थान में क्यों हुई, तो इसका कारण अजमेर स्थित जो ये नसीराबाद छावनी है, इसकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया था, ठीक है। अजमेर स्थित कोई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वो नसीराबाद आ गई थी। तो इसको जो मेरठ से विद्रोह की भावना, मेरठ में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में 10 मई को, तो वो वहां से क्रांति की अपनी जो भावना है वो लेकर आई थी। तो याद रखना कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो अजमेर से नसीराबाद आई थी। उसने नसीराबाद आते यहाँ क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो हमको ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई थी, कौन से नंबर की थी ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। ठाकुर डूंगर सिंह ने नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण करके उसको लूट लिया था। नसीराबाद की सैनिक छावनी मतलब जो अंग्रेजों की सैनिक छावनी थी, उस पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया। तो सिंपल सवाल आ सकता है कौन था वो, तो ये ठाकुर डूंगर सिंह थे। ये सीकर से संबंधित थे और क्रांतिकारी थे, उनको धन उपलब्ध करवाते थे और जो सैनिक छावनी थी उनको लूटते थे ये। तो ठाकुर डूंगर सिंह ने नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया था। अब अगला चलते हैं कोटा। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल ने किया था। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल। और कोटा में मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों को मार गिराया था। मैंने अभी आपको क्या बताया? कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन थे। यानी वो सारा जो ब्रिटिश सरकार से संबंधित काम काज है वो कौन संभाले थे? मेजर बटन संभाले थे। तो कोटा में यहाँ अपने विद्रोह की शुरुआत की नेता, प्रमुख नेता कौन थी? तो जयदयाल थे। उन्होंने मेजर बटन और उसके 2 जो पुत्र हैं उनको मार दिया। तो सीधा सवाल आता है कि मेजर बटन को कहाँ मारा गया था 1857 की क्रांति के समय? तो कोटा में। क्लियर? उस समय कोटा के महाराज कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे, जिसे क्रांतिकारियों ने नजरबंद कर लिया। क्योंकि कोटा के महाराज ये थे, देसी रियासतें, सारी देसी रियासतें में से कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, बाकी किसने साथ दिया? ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। तो यहाँ कोटा वाले ने भी किसका साथ दिया? ब्रिटिश सरकार का। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस कोटा महाराव को, जिसका नाम क्या था? राम सिंह द्वितीय, इनको
नजरबंद कर लिया था। कोटा महाराज की सहायता के लिए फिर करौली के महाराव थे, उन्होंने सेना भेजी थी और फिर उसको नजरबंदी से मुक्त करवाया था। तो ये भी सवाल आ सकता है कि कोटा के 1857 की क्रांति हुई थी, जब कोटा का महाराज कौन था, तो कोटा महाराज था राम सिंह द्वितीय। इसको क्रांतिकारियों ने नजरबंद किया, तो इसकी नजरबंदी को से छुड़ाने के लिए किसने सेना भेजी थी, तो करौली वाला था, इसने सेना भेजी थी। क्लियर। अब कोटा में विद्रोह का नेतृत्व तो जयदल हो गया, फिर से दोबारा शायद पीपीटी बन गई है। अगला है अपना नीमच। यहां सैनिक दिल्ली जाते, इसमें क्या हुए, नसीराबाद की छावनी से मिल गए थे। नसीराबाद दिल्ली जा रहे थे तो बीच में नसीराबाद आया, नसीराबाद की छावनी से नीमच वाले है वो मिल गए थे। क्लियर। अगला है आउवा, बहुत इंपॉर्टेंट है आउवा। 1857 की क्रांति किसमें विद्रोह, उसमें आउवा के जो क्षेत्र था जो फेमस हुआ राजस्थान का वो था आउवा। आउवा के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह जी। अब यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठाकुर कुशाल सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, एक हुआ था अपना चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध 1857 की क्रांति में हुआ था। किससे संबंधित है, तो आउवा से संबंधित है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ, बिथोड़ा कहां पर है, पाली में है। तो यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर के महाराज तख्त सिंह और कैप्टन जो ब्रिटिश सेना का था कैप्टन हितकोट, इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया था। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बिथोड़ा का युद्ध किससे संबंधित है, तो आउवा से संबंधित है, यानी 1857 की क्रांति से संबंधित है। बिथोड़ा कहां पर स्थित है, तो पाली जिले में स्थित है। युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। किस किस के बीच युद्ध हुआ, तो ये हुआ था, एक आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्होंने संयुक्त सेना को पराजित किया। और इस संयुक्त सेना में कौन थे, एक तो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे, और एक ब्रिटिश सरकार का कैप्टन था कैप्टन हितकोट। इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था किसने, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। आगे जाके हुआ चेलावास का युद्ध, तो ये भी कुशाल सिंह, और यहाँ पर अगर हितकोट को हरा दिया कैप्टन को, तो अपना जो एजीजी है राजस्थान का, मैं आपने बताया कैप्टन वो पैट्रिक लॉरेंस, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एजीजी पैट्रिक, तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने खुद आया, तो हम कुशाल सिंह एजीजी के बीच में एक युद्ध हुआ जो चेलावास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इससे 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ, और यहाँ एजीजी थे जो राजस्थान के, उनकी भी पराजय हुई। तो याद रखना चेलावास का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, इन दोनों के बीच कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को हुआ, और इसमें जो एजीजी है उनकी पराजय भी। क्लियर। इस युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट थे मोक मैनसन, वो मारे गए थे भैया। आउवा का जो पॉलिटिकल एजेंट था अमोक मैनसन, वो मारा गया था। तो ये सवाल आ सकता है कि आउवा में कौन से पॉलिटिकल एजेंट है वो मारा गया, तो मोक मैनसन मारा गया था। विद्रोहियों ने उसका सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। कर्नल होम्स के नेतृत्व में भी युद्ध में क्रांतिकारी फिर पराजित हुए। यहाँ पर सबको पराजित कर दिया, एजीजी को पराजित कर दिया, कैप्टन हितकोट थे उनको पराजित कर दिया। तो उस समय अगर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल देखे कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग ने क्या किया, होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और इस युद्ध में क्रांतिकारी यानी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है वो पराजित हो गए। ठीक है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को आगे कोठारिया के एक रावत थे जिसका नाम था जोध सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। तो ये भी सवाल आ सकता है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी, तो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। उन्होंने अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया था। ये इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति से कोई सवाल आता है तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह यानी आउवा से ये सवाल पक्के आते हैं। कौन सा यहाँ पॉलिटिकल एजेंट था, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है वो मारा गया, मोक मैनसन। 2 युद्ध हुए जो फेमस है, एक बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध। और कोठारिया के रावत जोध सिंह ने इस आउवा के ठाकुर था उनको नेतृत्व प्रदान किया। क्लियर। अगला है एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी थी, वहां पर कब हुआ, ध्यान रखना 21 अगस्त 1857 को। कब हुआ था, 21 अगस्त 1857 को। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ यहाँ विद्रोहियों ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने बगावत कर दी थी। तो याद रखना कहां पर, कब, 21 अगस्त 1857। धौलपुर में भी विद्रोह हुआ था, इसकी तारीख भी हमको याद रखनी है। अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह का शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जनता ने देवा गुर्जर और रामचंद्र हीरालाल राणा इनके नेतृत्व में क्या किया, विद्रोह किया। तो आपके सवाल आ सकता है कि कोटा में विद्रोह किस नेतृत्व हुआ है, वो किसने प्रदान किया था, तो देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। इन्होंने विद्रोह की
नेतृत्व प्रदान किया हुआ कब था? 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। एरिनपुरा में कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में हुआ। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? एरिनपुरा वालों ने दिया था। अब एक बच गई रियासत, टोंक रियासत थी, यहां पर भी विद्रोह की शुरुआत हुई। अब टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने दिया, कौन था, वो देखते हैं। 1857 के विद्रोह में टोंक का नवाब, एक तो याद रखना कौन था, वजीरुद्दौला था। वजीरुद्दौला था जिसने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। मैंने आपको पहले बताया बहुत कम थे शासक ऐसे जिन्होंने विद्रोहियों का यानी क्रांतिकारियों का साथ दिया, बाकी सब ब्रिटिश सरकार से संबंधित थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे। तो 1857 के विद्रोह में टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया और यहाँ हुए विद्रोह में मीर आलम खान ने भूमिका निभाई। अब ये पूछ ले आपसे कि टोंक में 1857 की क्रांति हुई, उसका नेतृत्व किसने दिया, तो हमें याद होना चाहिए मीर आलम खान ने, है ना। और तात्या टोपे के टोक आने पर उसके क्रांतिकारी क्या हुए, उनके साथ हो गए। अमीरगढ़ के किले के निकट जो ये वजीरुद्दौला थे, नवाब थे, इनकी सेना को पराजित कर क्रांतिकारियों ने तोप पर अधिकार कर लिया था। अब टोंक का पॉलिटिकल एजेंट कौन होगा? जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट होगा वही टोंक का पॉलिटिकल एजेंट होगा। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन ने टोंक को क्रांतिकारियों से क्या करवाया, मुक्त करवा लिया। तो आपको याद होना चाहिए कि टोंक में विद्रोह का नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मीर आलम खान ने किया था। यहाँ टोंक का नवाब कौन था? तो वजीरुद्दौला यहाँ का नवाब था। क्लियर। अब एक और क्रांतिकारी थे जो भारत के प्रसिद्ध नेता थे 1857 की क्रांति, इसमें ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, उनका नाम था तात्या टोपे। ये आए थे राजस्थान। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ आए थे, इनका क्या रोल था वो देखते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया। ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया 1857 की क्रांति, इसमें किसने? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को कहाँ आए भाई? भीलवाड़ा आए। भीलवाड़ा आए 1857 की क्रांति के समय। 9 अगस्त 1857 को एक युद्ध हुआ कुवाड़ा नामक जगह पर, जो भीलवाड़ा में ही है। इन नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स थे, उनकी सेना को उन्होंने पराजित कर दिया। किसकी बात चल रही है? तात्या टोपे की। तात्या टोपे ने कुवाड़ा के युद्ध में किसको? जनरल रॉबर्ट्स की सेना थी उसको पराजित कर दिया था। और सर्वप्रथम आए कहाँ थे? भीलवाड़ा आए थे। कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने तात्या टोपे को रसद सामग्री, ये वही कोठारिया के रावत जोध सिंह है जिन्होंने किसको? आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण दी थी। उन्हीं कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने तात्या टोपे को रसद सामग्री है वो उपलब्ध करवाई थी। तो ये था अपना एक बार बेसिक तात्या टोपे क्यों कहाँ आए थे। इन्होंने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित करके झालावाड़ नगर है इस पर अधिकार कर लिया। तो ये भी सवाल हो सकता है कि तात्या टोपे ने राजस्थान के किस शहर पर अधिकार कर लिया? तो झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। अब याद रखना आपको कि झालावाड़ का उसमें शासक कौन था? तो पृथ्वी सिंह झालावाड़ का उसमें शासक था जो अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था, है ना। तो उसको पराजित करके तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। सलूम्बर के केसरी सिंह ने भी इनकी सहायता की थी। कई बार इस पैटर्न की सवाल आते हैं कि किसने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो कोठारिया के जोध सिंह ने की थी, सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। परंतु आगे जाके नरवर का एक जागीरदार था, याद रखना इसका नाम दोस्तों। नरवर का जागीरदार कौन था? मानसिंह नरूका। इनके आगे तात्या टोपे धीरे धीरे ऐसे अधिकार करते करते फिर वो जंगलों की तरफ चले गए थे। तो एक नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से अंग्रेजों ने क्या हुआ, नरवर के जंगलों में तात्या टोपे उनको पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1869 को तात्या टोपे इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो एक तरीके से राष्ट्रीय नेता थे। ग्वालियर में उन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह है वो किया था। राजस्थान आए थे, राजस्थान आगमन पर भी यहाँ उन्होंने किस तरीके की भूमिका निभाई थी वो सब हमने देखा कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में तात्या टोपे का क्या योगदान था। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं जो छूट गए हैं। देखो डूंगर जी, ज्वार जी, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लोहिया जाट, करना, मीणा, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये सवाल आ जाए तो इनका संबंध है राजस्थान के सीकर जिले से। सीकर जिले से संबंधित है और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये क्रांतिकारी थे। डूंगर जी, जवाहर जी, लोहिया जाट और करना, मीणा। 1857 की क्रांति में अमरचंद बांटिया ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनको आर्थिक सहायता दी थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे, एकमात्र ऐसे शासक थे बीकानेर के महाराजा। बाकी सब शासकों ने दी थी, अंग्रेजों का साथ दिया था, परंतु अंग्रेजों का साथ देने के लिए राज्य से बाहर नहीं गए थे, बाहर नहीं जाना पड़ा।
पर एकमात्र शासक थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर यानी अपने राजस्थान प्रदेश से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये सवाल भी आ सकता है कि अंग्रेजों को सहायता देने के लिए रियासत से बाहर अपनी सैन्य सहायता भेजी थी, ऐसा कौन सी रियासत का शासक था या किस रियासत से संबंधित था वो? तो वो था बीकानेर रियासत से संबंधित सरदार सिंह जी थे। ठीक है, ये हो गया अपना 1857 की क्रांति। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कहाँ कहाँ हुए, कौन सा प्रमुख नेता था, वो सब हमने देखा। अगला अपना टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति के कारण क्या क्या थे, मोटा मोटा देख लेते हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में इस पैटर्न के सवाल नहीं आती। 1857 में कंपनी की सत्ता के विरुद्ध भारतव्यापी क्रांति का शंखनाद हुआ, वो हम करवा चुके हैं। 1857 में राजस्थान में भी इस क्रांति का विस्फोट हुआ, जिसे आधुनिक इतिहासकारों ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी है। ये सब हम इंडियन हिस्ट्री में और डिस्कस करेंगे। राजस्थान में क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे रीजन थे जिस वजह से कुछ देशी रियासतों में भी असंतोष था, कुछ यहाँ के लोगों में भी बहुत सारा असंतोष था। परंतु 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या फिर 20वीं शताब्दी के 2 दशकों के बीच राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे राजस्थान में भी राजनीतिक जागृति हुई। तो अगर सिंपल सवाल कोई आ जाए कि राजस्थान में राजनीतिक जागृति हुई थी, राजनीतिक जागरण हुआ था, उसका कारण क्या क्या था? तो एक तो किसान आंदोलन थे, वो हम देखेंगे आगे जाके। आर्य समाज का भी योगदान हम देखेंगे। भी राजस्थान में राजनीतिक जागृति जन जागरण में आर्य समाज था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित था। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और राजस्थान में एक बार आए भी थे, तो उनका क्या योगदान था, जनजातियों का क्या योगदान था, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम आर्य समाज देखाते हैं 1 मिनट में। राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए उत्तरदायी कारणों मुख्य कारण आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी थे। वो राजस्थान यात्रा पर आए थे। तो स्वामी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इस पैटर्न के सवाल कम ही पूछते। मैं आपको बता दूं, स्वामी दयानंद सरस्वती राजकीय मेहमान के रूप में करौली आए थे, सबसे पहले करौली, और करौली से जयपुर अजमेर गए। फिर उन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में। आपको ध्यान में रखना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई है, उसमें आर्य समाज की स्थापना हुई थी। फिर वो अपने जो आर्य समाज के उपदेश थे वो देने के लिए पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, और राजस्थान भी ये अनेक बार आए थे। तो उन्होंने एक बार स्वामी जी ने उदयपुर में एक यात्रा की, और उदयपुर के महाराणा थे उस समय, कौन थे? मेवाड़ बोल दो या उदयपुर, मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह। तो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को ये बोला कि एक सामाजिक संस्था स्थापित करो। क्योंकि क्या था, आर्य समाज क्या था? एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक संस्था थी, ताकि धर्म में जो रूढ़ियां, जो आडंबर चल रही है उनको दूर करना, प्लस समाज में जो एक तरीके का विरोधाभास चल रहा है, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करना। तो उन्होंने स्वामी जी के कहने पर उदयपुर में एक सामाजिक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था का नाम है परोपकारिणी सभा। तो परोपकारिणी सभा क्या है? एक तरीके की सामाजिक संस्था है जो उदयपुर में स्थापित की गई थी, और मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, उन्होंने इस सभा को स्थापित किया, और इस सभा की प्रथम अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय नेता थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महादेव गोविंद रानडे, ये भी इस संस्था से जुड़े हुए थे। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्वामी जी आगे आते गए, उन्होंने एक बार यात्रा की, तो उससे क्या है, यहाँ के कुछ शासक ऐसे भी थे कि प्रारंभ में उन्होंने उनका साथ दिया, सहयोग किया, परंतु मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक सामाजिक धार्मिक संस्था थी। तो देशी रियासतों को ये चीजें अच्छी नहीं लगी कि इस तरीके के सुधार है वो यहाँ के समाज में हो, तो उन्होंने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। कालांतर में विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया था, है ना। फिर भी आर्य समाज ने राजस्थान के राजनीतिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इसका मुख्यालय यहाँ कहाँ बनाया गया? अजमेर में इनका मुख्यालय बनाया गया, और अन्य जगह थी ताकि राजनीतिक चेतना का लोगों में विकास हो सके। तो अन्य शाखाएं भी राजस्थान में थी, वो खोली गई थी। समझ में? इसके अलावा राजनीतिक जागरण की बात चलिए तो किसान आंदोलन थे, जनजातीय आंदोलन थे, आर्य समाज का योगदान था, अंग्रेजी शिक्षा थी उसका प्रभाव था, कुछ समाचार पत्र थे इनका योगदान भी था, है ना। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रेस समाचार
समाचार पत्रों पर नियंत्रण समाप्त कर दिए गए, तब राजस्थान के राज्यों में निरंकुश सत्ता के 2 समाचार पत्र हैं, इनके माध्यम से काफी चर्चित हुए थे। जैसे 1885 में राजपूताना गजट प्रकाशित होता था, 1889 में राजस्थान समाचार प्रकाशित हुआ, जिनमें विभिन्न राज्यों में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल अधिकारी है वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल अधिकारियों की व्यापक आलोचना हुई। इसलिए थोड़े समय बाद ये जो समाचार पत्र थे इन पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी तरह 1920 में आया था, जैसे विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया। तो राजस्थान केसरी किसका समाचार पत्र है? विजय सिंह पथिक का। कब की थी शुरुआत? 1920 ईस्वी में की थी। ये एक साप्ताहिक पत्र था, किंतु अल्प समय में यह भी बंद कर दिया गया, सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने एक नवीन राजस्थान आरंभ किया, है ना। सेवा संघ ने एक पत्र आरंभ किया जिसका नाम क्या था? नवीन राजस्थान, जिसने बिजोलिया बेंगू के किसान आंदोलन और भोमट के भील आंदोलन है इनका व्यापक समर्थन किया था। तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ये दोनों समाचार पत्र किससे संबंधित है, तो इनका संबंध है विजय सिंह पथिक से संबंधित है। क्लियर? इस नवीन राजस्थान को बंद होना पड़ा 23 में, तो तरुण राजस्थान के नाम से फिर से इनका प्रकाशन शुरू हो गया। तो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, इन समाचार पत्रों का संबंध किससे है? तो विजय सिंह पथिक से इनका संबंध है। क्लियर? आगे है इस पत्र के संपादक, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। 1930 के बाद समाचार पत्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रभात, नवज्योति, नवजीवन, जयपुर समाचार, अनेक तरीके के समाचार पत्र वो आने लगे, जिसमें जो तात्कालिक या तो देशी रियासतें थी या ब्रिटिश सरकार थी, इनकी नीति थी, उनकी नीतियों की व्यापक इसमें आलोचना होती थी, उनके शोषण की, उनके अत्याचारों की चर्चा होती थी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ऐसी चर्चाएं राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक हुई। एक समाचार पत्र जो आप याद कर लीजिए, 1927 ईस्वी में आया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि का प्रकाशन किया था। तो ये भी आ सकता है, हरिभाऊ उपाध्याय थे, गांधीवादी विचारक थे, गांधीवादी नेता थे राजस्थान के। तो उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था त्याग भूमि। तो आपसे पूछ ले त्याग भूमि किसकी है, तो हरिभाऊ उपाध्याय की। और कब हुआ था? 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। क्लियर? इसके अलावा कुछ और साहित्यकार थे। साहित्यकार यहाँ मैं बड़ा बड़ा आपको एक मोटा मोटा बता देती हूँ। जिस तरह केसरी सिंह भारत थे, है ना, सूर्यमल मिश्र थे। तो सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की? वीर सस्सई की रचना की। वीर सस्सई में 1857 की क्रांति से संबंधित जो दोहे थे उनका चित्रण किया गया वीर सस्सई में। बूंदी के राजवंश से संबंधित थे सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने वंश भास्कर, वीर सस्सई, इन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी रचना की थी। 19वीं शताब्दी में जैसे चारण साहित्य देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत था। इसके अलावा जयनारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री के जीवन कुटीर के गीत न केवल राष्ट्रीय जागरण में सहायक हुए बल्कि सामाजिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो ये अब साहित्य तो चाहिए देश प्रेम से संबंधित हो या कोई भी हो, वो सब हम आर्ट कल्चर में अपना दे रखा है। प्रमुख बोलियां और साहित्य वहां कवर करेंगे, और समाचार पत्र जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब कुछ राजनीतिक संस्थाएं आई थी राजस्थान में। उन राजनीतिक संस्थाओं का क्या योगदान था ये देखते हैं। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में संस्थाओं की भूमिका क्या थी? तो कौन कौन सी संस्था थी? एक याद करो आप, राजपूताना मध्य भारत सभा एक संस्था थी, राजपूताना मध्य भारत सभा। 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में ये स्थापित की गई थी। कहाँ? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। प्रमुख कौन कौन से संबंधित थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज, चांदकण शारदा के प्रयासों से ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। क्लियर? दूसरी है राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। कहाँ पर? वर्धा में हुई थी। और इससे संबंधित नेता विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, ये इनसे संबंधित प्रमुख नेता थे। सबसे एक नाम आ जाए तुमको क्या बताना है? विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में हो गई थी। अब इसको लाना था राजस्थान, तो इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, इस अजमेर स्थानांतरित किया कब? 1920 ईस्वी में। तो हमें ध्यान रखना है कि जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में हुई थी, परंतु इसको राजस्थान लाना था। और राजस्थान में कहां पर? अजमेर में। तो इसको अजमेर स्थानांतरित कब किया गया? ये सवाल आ जाए तो हम बता देंगे 1920 ईस्वी में इसको अजमेर स्थानांतरित किया। एक संस्था थी सर्वहितकारिणी सभा, है ना। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में चूरू में हुई थी।
स्वामी गोपाल दास द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी गोपाल दास द्वारा सर्वहितकारिणी सभा स्थापित की। कहां पर? चूरू जिले में। और कब स्थापित हुई थी? तो 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा स्थापित हुई थी। ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए। अब एक और है जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसका नाम क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। ये 1923 ईस्वी में स्थापित हुई। कब? 1923 में। जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराना है वो इस संस्था से संबंधित प्रमुख नेता है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में, है ना। किसने इसकी स्थापना की? तो जयनारायण व्यास और आनंदमल सुराना ने इसकी स्थापना की थी। अब एक थी संस्था जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये संस्था स्थापित हुई थी। पूरे भारत में देशी रियासत थी, उनसे संबंधित संस्था थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। तो मुंबई में आयोजित किया 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। एक संस्था थी जो इसका संबंध राजस्थान हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ थी। उनके नेता थे हरविलास शारदा थे, एक नेता, गांधीवादी नेता थे, समाज सुधारक भी थे। तो हरविलास शारदा ने राजस्थान में इसका प्रमुख नेता बनाया गया, राजस्थान हरिजन सेवा संघ का। और इसकी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। ठीक है, 1934 में राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई और हरविलास शारदा इसके प्रमुख नेता थे। अब ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी, हमें याद होनी चाहिए इनकी स्थापना कब हुई, कहां पर हुई, इनसे संबंधित प्रमुख नेता कौन कौन से थे। और इन सब संस्थाओं का उद्देश्य एक ही था, जनता थी उसमें राजनीतिक जागृति या जागरण लाना, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है उससे पूरी जनता को जोड़ा जा सके। क्रांतिकारियों जैसे अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत, खरवा के राव गोपाल सिंह, इन क्रांतिकारियों ने भी राजनीतिक जागरण और चेतना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये था अपना कि राजस्थान में राजनीतिक जो सामाजिक जागरण थे उनके कारण क्या क्या थे। आर्य समाज हमने देखा, कुछ समाचार पत्र, कुछ संस्थाएं, वो हमने मोटा मोटा देखा। अब देखते किसान आंदोलन। राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे और इनके प्रमुख नेता कौन से थे। सबसे पहला आंदोलन तो सबने सुना होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध, बिजोलिया कहां पर था? मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था बिजोलिया। प्रथम संगठित अहिंसात्मक यहाँ किसान आंदोलन हुआ, जो भारत का प्रथम संगठित अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक का मतलब इस पूरा बहुत लंबे काल तक ये आंदोलन चला था, परंतु शांतिपूर्वक चला। इसमें किसी भी तरीके की हिंसा या कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था जिसका नाम था बिजोलिया। वर्तमान में बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में। कहां पर? भीलवाड़ा में। यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान थे। जाखड़ जाति के उन किसानों ने इस जो तात्कालिक मेवाड़ सरकार थी या ब्रिटिश सरकार थी उसकी आर्थिक नीति या जिस तरीके की भूराजस्व व्यवस्था थी उनके खिलाफ इनमें रोष था, तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार और किसानों के संबंधों में कटुता आई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई। तो ये शुरू हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी में। कब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1897 ईस्वी से। तो इसको हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। प्रथम चरण जिसकी शुरुआत हुई 1897 से 1915 तक का काल है, उसको हम प्रथम चरण के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रथम चरण कौन सा है? 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक, ये प्रथम चरण है इसका। इसका नेतृत्व किसने दिया? साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल और प्रेमचंद भील। सब याद रखने हैं आपको, हर एक नेता, क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित नेता निम्न में कौन से हैं। तो हमें पता होना चाहिए साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल और प्रेमचंद भील, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के प्रमुख नेता हैं। ठीक है, इसका कारण क्या था कि राव कृष्ण सिंह था जागीरदार। बिजोलिया का जागीरदार कौन था? राव कृष्ण सिंह था। उस कृष्ण सिंह के समय विभिन्न प्रकार की लागतें थी जो किसानों से वसूल की जाती थी। एक तो उपज वैसे भी कम होती थी, ऊपर से उनको जो भी इनकम हुई, उस उपज हुई, उसका एक निश्चित लागत, 84 प्रकार की लागतें थोड़ी थोड़ी ना होती है, तो इन लागतों के थ्रू उनको लगान देना पड़ता था। तो 2 पे बात आके अड़ गई थी। एक थी चौवरी कर। चौवरी कर क्या होती है?
कि लड़के की शादी, जब जागीरदार अपनी लड़की की शादी करता था तो किसानों को एक निश्चित राशि जमा करवानी पड़ती थी उनको, है ना, उस जागीरदार के पास जाके। तो लड़के की शादी पर जो कर वसूल किया जाता था किसानों से, वो क्या कहलाता था? चंवरी कर कहलाता था, जो 13 रुपए, कुछ साक्ष्यों में इसको 5 रुपए माना गया है। ठीक है। तलवार बंधाई क्या होती थी? ये जब कृष्ण सिंह था जागीरदार मेवाड़ का, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? ये पृथ्वी सिंह था। उसने एक नई कर लगा दी, व्यवस्था लगा दी, जिसे नाम दिया गया तलवार बंधाई का नाम। इसका मतलब कि पृथ्वी सिंह द्वारा उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था किसानों से कि जो भी नया राजा अगर गद्दी पर बैठेगा तो किसानों को एक निश्चित राशि या निश्चित लगान या कर की एक राशि जमा करवानी पड़ती थी, वो कहलाता था तलवार बंधाई। तो नए राजा के गद्दी नशीन होने पर जो कर वसूल किया जाता था वो क्या कहलाता था? तलवार बंधाई। इसकी शुरुआत किसने की थी? पृथ्वी सिंह ने। तो इस चंवरी कर, तलवार बंधाई या इस पैटर्न की अन्य बहुत सारी कर व्यवस्था थी, इससे किसानों में भयंकर रोष था। ये था अपना प्रथम चरण जो 1897 से 1915 तक चला, और इन दो व्यवस्था थी, इनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। दूसरा चरण था वो था 1915 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक। ये इंपॉर्टेंट था, 1915 से 1923 तक। इसके नेता कौन थे? वो नारायण जी पटेल थे, विजय सिंह पथिक। द्वितीय चरण की प्रमुख नेता जो थे विजय सिंह पथिक, उन्होंने इस आंदोलन में एक तरीके से जान भर दी थी। ये विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ये यूपी के एक नेता थे, वो वहीं एक तरीके से क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये काम करते थे। तो उनको क्या है, वहां से ये क्या भाग के अपना नाम बदल के राजस्थान आ गए थे। और जब राजस्थान आए तो उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन, किसानों में रोष देखा, तो उन्होंने क्या है, इसको अपना नाम बदल के भूप सिंह से अपना नाम बदल लिया, विजय सिंह पथिक, और किसानों को बिजोलिया आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया सेकंड चरण में। तो उन्होंने क्या किया, किसान पंच बोर्ड का गठन किया कि ऐसे तो किसानों को अगर इकट्ठा नहीं करेंगे तो क्या फायदा फिर इस आंदोलन का। तो उन्होंने एक किसान पंच बोर्ड का गठन किया 1916 ईस्वी में, और इसका अध्यक्ष बना दिया साधु सीताराम दास को। तो सीधा सवाल आएगा, किसान पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? 1916 ईस्वी में। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? साधु सीताराम दास को, जो प्रथम चरण के बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया एक। ऊपरमाल मैंने आपको कल भी बताया कि बिजोलिया बेसरोडगढ़ से तक का जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया 1917 ईस्वी में, और विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में किया गया। इसका अध्यक्ष फिर किसको बनाया? मन्ना पटेल को। ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में किसको बनाया गया? तो मन्ना पटेल को बनाया गया। किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? साधु सीताराम दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अब दूसरे के बाद तीसरा चरण चल गया। तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक। तीसरा चरण 1923 से 41 तक का। इसके नेता थे माणिक्य लाल वर्मा, मेवाड़ के प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे माणिक्य लाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। ये इनके इस काल के प्रमुख नेता थे। महिला नेता अगर मैं बता दूं, तीसरे चरण में कुछ महिलाओं ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई नेत्री थी। वो कौन थी? अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी, ये महिला नेता थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण से संबंधित प्रमुख महिला नेता थी। अब आपसे पूछ ले कि नारायणी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है, या फिर अंजना देवी या रमा देवी का संबंध। इस तीसरे चरण में जो 23 से 41 तक चला, सरकार ने कुछ आयोग नियुक्त किए थे। उन आयोग के नाम क्या थे देखते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था। ये अप्रैल 1920 में इसका गठन किया गया था। इसके सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य इसका अध्यक्ष था, और अफजल अली हाकिम और अमर सिंह राणावत इसके अन्य सदस्य थे। उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी एक 1922 में। एजीजी होलैंड की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, उच्च स्तरीय समिति, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपॉइंट की गई थी। इसने बोला कि 84 में से 35 लाग ऐसी है जो फालतू की है, उनको खत्म कर देना चाहिए। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने, राजस्व मंत्री थे मोहनलाल, डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा, और उनके प्रयासों से यह आंदोलन लास्ट में जाके खत्म हो गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था, मेवाड़ सरकार ने नियुक्त किया था इसको, है ना। परंतु जो जागीरदार था, बिजोलिया का जागीरदार थे, उन्होंने इसकी सिफारिश से मानने से इनकार कर दिया था।
फिर उच्च स्तरीय समिति 1922 में एजेजी हॉलैंड आया था। हॉलैंड ने ये बोली थी कि 84 में से 32 जो मांग थी या जिस 33 थी जो लाग बाग थी वो फालतू की थी, उनको खत्म कर दो। तो अंत में क्या हुआ, 1941 में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचारी। कल मैंने आपको बताया ना, दीवान कौन होता था, जो राज्य की राजस्व व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जो सारा राज्य का जो डिपार्टमेंट संभालता था उसका मुखिया क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। तो दीवान टी विजय राघवाचारी ने वहां उस समय के जो राजस्व मंत्री थे कौन, डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा था। और उनके प्रयासों से, यानी किसके प्रयासों से, डॉक्टर मोहन सिंह के प्रयासों से बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1897 ईस्वी में। 1897 से 1941, देख लो कितने साल चला था। ये भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन था, 3 चरणों में चला। तीनों चरण हमने देखे, उनके प्रमुख नेता कौन थे, उनसे संबंधित प्रमुख घटनाएं कौन थी, या कोई आयोग बोर्ड है उनका गठन किया गया, वो सब हमने देखा। ठीक है, अगला किसान आंदोलन है वो है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा, बेंगू। ये भी मेवाड़ ठिकाने से संबंधित है, बेंगू भी। इसमें शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में। अब बिजोलिया का पास में आंदोलन चल रहा था, तो बेंगू वालों के भी कुछ ये थोड़ा ना था कि बिजोलिया किसानों की खाली समस्या थी, समस्या तो पूरे भारत में थी किसानों को, है ना। तो उन्होंने, बेंगू वालों ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। कब, 1921 ईस्वी में। इनका नेतृत्व, बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व दिया था राम नारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी किस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो ये थे बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता। इसका कारण, हर किसान आंदोलन का कारण पूरे भारत में देख लो एक ही होगा, अनावश्यक अत्यधिक कर व्यवस्था थी, लाग बाग बहुत ज्यादा थी, सामंती जुल्म बहुत ज्यादा था, पुलिस के अत्याचार बहुत ज्यादा थे, है ना, और पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप था। ये सब कारण थे जो पूरे भारत में या राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रमुख रीजन थे। ठीक है, अब बेंगू वालों में एक घटना हो गई थी, वो हत्याकांड कहलाता है इतिहास में गोविंदपुरा हत्याकांड। अब गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो बेंगू किसान आंदोलन से है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार गोलियां चला दी, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे। आपको नाम याद रखने हैं दोनों के। गोविंदपुरा हत्याकांड में जिन 2 किसानों जो शहीद हुए थे उनके नाम बताऊं तो उनके नाम थे रूपाजी किसान और करपाजी किसान। रूपाजी करपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन हुआ कब, 1921 ईस्वी में हुआ। प्रमुख नेता कौन थे, तो रामनारायण चौधरी जी थे। इनमें गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ जिसमें सरकार ने गोलियां चला दी, तो 2 किसान अपने शहीद हो गए थे, रूपाजी और कृपाजी। ठीक है, सरकार ने फिर एक कमीशन बनाया, नाम मात्र के लिए बनाना पड़ता है कमीशन। वो कमीशन आया ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच के नाम से ट्रेंच कमीशन आया। तो इसने बेंगू किसानों की शिकायतों की जांच हेतु, ये बेंगू किसानों की शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा गठित किया गया आयोग था, ट्रेंच आयोग। इसने कुछ भी ऐसा माना नहीं और ये डिसमिस हो गया, कोई इसने इतनी इंपॉर्टेंट सिफारिशें नहीं की थी। तो आपसे सवाल ये है कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित कमीशन था। अब एक आंदोलन हुआ था किसानों का, भरतपुर किसान। पूरे राजस्थान में किसानों ने आंदोलन किया था। कौन कौन से हमको क्षेत्र देखने हैं, हमको 4 चीजें मुख्यतः ध्यान रखनी है। कब हुआ था, उसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, प्रमुख घटनाएं इसमें कौन कौन सी थी, या कोई कमीशन या आयोग है उसका गठन किया गया किसके द्वारा, ये सब हमको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं आपको भरतपुर किसान आंदोलन, तो 1931 में नया भूमि आंदोलन कानून लागू हुआ जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई थी। 23 नवंबर 1931 को किसके नेतृत्व में, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए, लेकिन लंबरदार की गिरफ्तारी कर ली गई, तो ये भरतपुर वाला आंदोलन है ये खत्म हो गया। पर हमें 2 चीजें इसमें भी याद रखनी है कि भरतपुर में किसान आंदोलन कब हुआ, 1931 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हुआ था। 2 किसान आंदोलन या 2 बातें इसमें भरतपुर वाले में याद रखनी है। अलवर में भी हुआ था अलवर किसान आंदोलन, जो 1921 से 1925 तक चला था। अब अलवर वालों का एक अलग से रीजन ये था कि जंगली सूअर होते थे। सरकार क्या है, ब्रिटिश सरकार उनको कंट्रोल नहीं कर रही थी, ना उनको मारने के आदेश दे रही थी, तो वो सूअर जाके सारा जो फसल थी उसको खराब कर देती थी। इससे किसानों में, अलवर वाले किसानों में बहुत रोष था, क्योंकि इनकी सारी किसान थी, जो सारी फसल थी वो कौन, ये पशु खा जाते थे। तो जंगली सूअरों द्वारा किसानों की फसल बर्बादी के निराकरण हेतु 1921 में किसानों ने क्या कर दिया,
आंदोलन शुरू कर दिया। तो एक अलवर आंदोलन चल रहा था, उसमें एक कांड हुआ था, उसका नाम है नीमू चाणा का हत्याकांड। तो नीमू चाणा हत्याकांड है जो किसान आंदोलन, किस किसान आंदोलन से संबंधित है, ये सवाल सीधा सिंपल आता है तो हम क्या बताएंगे, अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान में बढ़ोतरी पर 14 मई 1925, नाम तारीख और साल दोनों याद रखने हैं। 14 मई 1925 को 800 किसान नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। सभा पर जो तात्कालिक सरकार थी उसने सैनिक बलों द्वारा अंधाधुंध गोलियां कर चला दी, जिससे सैकड़ों किसान थे वो मारे गए थे। तो कब हुआ था नीमूचाणा हत्याकांड? 14 मई 1925 को हुआ था। अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। महात्मा, इसमें बहुत सारे किसान मारे गए थे। तो महात्मा गांधी ने इस नीमूचाणा हत्याकांड को किस हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और इसे दोहरी डायर शाही कहा था। तो ये सवाल भी आता है कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी तुलना किस किसान हत्याकांड से की है? तो ये था नीमूचाणा हत्याकांड से। और की कौन से? रियासत नाम का एक अखबार आता था गांधी जी का, इस अखबार में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तो कौन से अखबार में नीमूचाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है? तो रियासत अखबार में इसकी तुलना की गई, याद रखना, ठीक है। ये 14 मई 1925 को हुआ था नीमूचाणा हत्याकांड। अब एक हुआ था अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव किसान आंदोलन। मेव अलवर भरतपुर क्षेत्र में रहती है ना। तो मेव किसान आंदोलन का क्षेत्र तो हमको पता चल गया नाम से, अलवर भरतपुर। यहाँ पर एक अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था थी। 1932 ईस्वी में मोहम्मद आदी ने इस संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का जो मेव किसान आंदोलन थे उसमें प्रत्यक्ष रोल था। तो मोहम्मद, इस वजह से अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था थी, वो किस किसान आंदोलन में सक्रिय थी? तो मेव किसान आंदोलन में। इसकी स्थापना 1932 में मोहम्मद हादी ने की थी। अलवर में किसान आंदोलन का नेतृत्व तो अगर कोई पूछ ले आपसे तो चौधरी यासीन खान, चौधरी यासीन खान ने जो मेव किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व प्रदान किया था। 1937 में काजी बिलग्रामी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। तो उसने समिति ने कुछ थोड़ी बहुत सिफारिशें दी, परंतु उससे किसानों को कोई संतोष नहीं मिला। समझ में आई? तो काजी बिलग्रामी के नेतृत्व में जो समिति बनी थी वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो वो मेव किसान आंदोलन से संबंधित थी, काजी बिलग्रामी के नेतृत्व में। अगला है, ये यहाँ नीचे आना था, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है भाई? नेनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? नेनूराम शर्मा ने हुआ। इसमें भी वही सेम बात हुई। डाबी था एक, बूंदी में एक जगह है डाबी, वहां पर 2 अप्रैल 1923 को किसान इकट्ठे हुए तो इन पर भी गोलियां चली। तो ये हत्याकांड इतिहास में क्या कहलाता है? डाबी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? डाबी हत्याकांड के नाम से फेमस है। जो हुआ कब था? 1923 ईस्वी में हुआ था। नानक भील, देवीलाल गुर्जर थे, ये दोनों इसमें शहीद हो गए थे। तो ये भी सवाल आता है कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर कौन से किसान आंदोलन हुआ था उसमें शहीद हो गए? तो बूंदी किसान आंदोलन से। बूंदी किसान आंदोलन है उसका कौन सा कांड है वो फेमस है? डाबी हत्याकांड। हुआ कब था? 1923 में। बूंदी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो उनका नेता का नाम है नेनूराम शर्मा। एक और किसान आंदोलन हो वो था मारवाड़ किसान आंदोलन। ये 1947 में 13 मार्च, जब भारत स्वतंत्र होने वाला था उससे पहले 13 मार्च 47 में हुआ था। और 1947 में और 13 मार्च 1947 को एक हत्याकांड हुआ, वो हत्याकांड कहलाता है डाबड़ा हत्याकांड। तो डाबड़ा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। और डाबड़ा है कहाँ? डाबड़ा है डीडवाना परगने के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। इसमें जागीरदारों ने हमला कर दिया जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। तो डाबड़ा कहाँ पर है? डीडवाना में है। और यहाँ एक तरीके से कहूँ तो नागौर में है, ठीक है। तो डाबड़ा हत्याकांड का संबंध कहाँ से? मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। 13 मार्च 1947 को ये हुआ था, हत्याकांड हुआ था। शेखावटी में भी कुछ किसानों ने विद्रोह किया था, जिसमें एक है कटराथल, ये जगह फेमस है। तो यहाँ पर 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक महिला थी किशोरी देवी, इसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था। तो कटराथल में ये सिंपल सवाल आ सकता है कि 10,000 महिला किसान थी, उनका एक सम्मेलन हुआ था, विशाल सम्मेलन। वो कहाँ पर हुआ था? तो वो कटराथल सीकर में हुआ था, कटराथल सीकर में। और हुआ कब था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था, किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था।
एक हत्याकांड जो बहुत फेमस था इस वजह से कि जो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी। तो एक कौन सा किसान आंदोलन से संबंधित एक हत्याकांड था जिसकी चर्चा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो ये था 25 अप्रैल 1935 के किसान आंदोलन की एक घटना है जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो गई। यह मामला जून 35 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था। तो ये हत्याकांड था, कुदन हत्याकांड हुआ था। इसमें 4 किसान मारे गए थे। उसी समय इंग्लैंड की संसद में एक सत्र चल रहा था, तो वहां चर्चा का ये विषय बना था। तो हम सिंपल सवाल आ सकता है कि कौन सा ऐसी घटना थी जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे को उठाया गया था, इस हत्याकांड को उठाया गया था? तो ये था अपना कुदन हत्याकांड। ठीक है, ये थे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो हमें ध्यान में ये रखना है, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, इसमें से सवाल भी आपके पक्के आने हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कहाँ पर किसान आंदोलन हुआ, कौन सा हत्याकांड, कौन सी ऐसी घटना थी या ऐसे कोई नेता थे, चरण थे, वो सब हमको याद रखना है राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित। राजस्थान में कुछ जनजातियां थी, उनका भी आंदोलन हुआ था, वो भी देख लेते हैं कि कौन सी जनजातियां थी जिन्होंने आंदोलन किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या तत्कालिक जो देसी रियासतें थी उनके खिलाफ। तो एक आंदोलन जो फेमस है वो है भीलों का। जनजातियों में अगर देखें तो भील या तो मुख्यतः सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भील। सबसे प्राचीन जनजाति राजस्थान में है तो वो कौन सी है? भील है ना। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो मीणाओं की है। तो इनमें इन्होंने कुछ आंदोलन ऐसे किए थे, वो देखते हैं इनके प्रमुख नेता आदि कौन थे। तो भील आंदोलन, गोविंद गुरु का नाम सुना होगा आप सबने, इनका जन्म हुआ था। ये भीलों के प्रमुख नेता थे जिन्होंने भील जनजाति ने जो भी आंदोलन किए उनको नेतृत्व प्रदान किया था। तो गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बांसिया गांव, और ये बांसिया गांव कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। तो बांसिया गांव डूंगरपुर में गोविंद गुरु है, इनका जन्म हुआ था। भीलों में जागृति हेतु डूंगरपुर बांसवाड़ा में उन्होंने एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम क्या था? भगत आंदोलन। ज्यादातर भील या ट्राइब जो भी है वो कहाँ पर रहती है? साउथ राजस्थान में, उदयपुर में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर में। तो यही डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भी भील थे उनमें जागृति लाने के लिए एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था भगत आंदोलन। और ये आंदोलन चलाया किसने? गोविंद गुरु ने इस आंदोलन को चलाया था। तो भगत आंदोलन को किसने चलाया? गोविंद गुरु ने। क्यों चलाया? ताकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भी भील रह रहे हैं उन भीलों में जागृति लाई जा सके, इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एक थी संप सभा। 1883 ईस्वी में सिरोही में भील और गरासिया जाति को संगठित करने के लिए सिरोही जिले में संप सभा की स्थापना की, ताकि भील और गरासिया जो भी है उनको संप सभा यानी एकता लाई जा सके। एक होके वो क्या करेंगे, इनको संगठित अगर हो जाएंगे दो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हम सब मिलकर विद्रोह करेंगे। तो 1883 ईस्वी में इस संप सभा की स्थापना सिरोही में गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। कब? 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा की, ताकि सिरोही और जो भी भील और जो भी गरासिया है उनको संगठित किया जा सके। तो इस संप सभा का एक अधिवेशन हो गया था। एक अधिवेशन हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी पर कब हुआ रहा था? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ जो बांसवाड़ा में स्थित है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर अधिवेशन हो रहा था। तो वार्षिक अधिवेशन में क्या हुआ? सेना ने यहाँ पर गोलियां चला दी, जिसमें 1500 से अधिक भील थे वो मारे गए थे। ये हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हुआ कब था? 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड हुआ था। और इसमें भीलों की जो संप सभा थी उसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। इसे राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ये मानगढ़ हत्याकांड। अब समझो है मानगढ़ हत्याकांड का संबंध किससे है? भीलों से संबंधित है। ये जो भील थे, संप सभा थी, उसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 17 नवंबर 1913 को। तो सेना ने इस पर गोलियां चला दी भीलों पर, जिसमें कुछ भील है वो शहीद हो गए थे। ठीक है। अब एक आंदोलन जो फेमस है वो है एकी आंदोलन। एकी मतलब एक करना सबको। ये आंदोलन चलाया गया था मोतीलाल तेजावत, जिसको आदिवासियों का मसीहा भी बोलते हैं, मोतीलाल तेजावत को। उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का नाम है एकी आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई थी चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मात्रकुंडिया से। एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? कि जो चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मात्रकुंडिया नामक जगह, वहां से एकी आंदोलन की शुरुआत हुई। उद्देश्य वो सेम ही, सामंती शोषण का विरोध करेंगे, आदिवासियों के बीच एकता का भाव लाएंगे, इस सब के लिए इसकी शुरुआत की। इसके लिए मोतीलाल तेजावत ने एक पत्र भी लिखा जो बोलते हैं मेवाड़ की पुकार।
तो मोतीलाल तेजावत द्वारा 21 मांगों का एक मांग पत्र जो तात्कालिक मेवाड़ के महाराणा थे उनको वो 21 मांग पत्र जो डॉक्यूमेंट है वो सौंपा गया। ये कहलाता है मेवाड़ की पुकार। तो आपको याद रखना है एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत जी थे, जिनको आदिवासियों की मसीहा बोली जाती है। इस एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मात्रकुंडिया गांव से। इसका उद्देश्य यही था सामंती शोषण का विरोध करो, सबको एक करो, है ना। इसके लिए जो तत्कालिक मेवाड़ के महाराणा थे उसको एक पत्र भेजा था 21 मांगों का, वो मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है और मोतीलाल तेजावत द्वारा उस मांग पत्र को तैयार किया गया था। अब कुछ मीणा, ये तो थे भीलों के विद्रोह, मीणाओं ने भी विद्रोह किया था। कौन सा विद्रोह था? मीणा विद्रोह। एक था जरायम पेशा अधिनियम। जरायम पेशा अधिनियम यानी क्रिमिनल जो ट्राइब्स एक्ट है उसके तहत क्या हुआ, 1924 में भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था। इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत ये बोला गया कि जो भी 12 साल से ऊपर का मीणा है वो डेली आके, और पुलिस थाने होता था उसमें अपने सिग्नेचर उसको करने पड़ते थे, है ना। तो इससे उसमें उन मीणा जो लोग थे उनमें बहुत ज्यादा असंतोष था कि इसके तहत हर मीणा परिवार के 12 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों को पुलिस थाने में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। ये क्या बात हुई? और रोजाना हाजिरी देना अनिवार्य किया गया, यानी उन्होंने हर किसी को क्रिमिनल मान लिया था। तो इसके लिए उन्होंने जो विद्रोह किया जरायम पेशा अधिनियम के तहत, तो मीणा क्षेत्रीय सभा गठित की गई 1933 में, मीणा क्षेत्रीय सभा, और राज्य मीणा सुधार समिति 1944 में बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति भी गठित की। अंत में भारत सरकार ने आके क्या किया, इस जो एक्ट था इसको खत्म कर दिया था। तो ये थी अपनी कुछ जनजातियों से संबंधित आंदोलन, एक ही आंदोलन, सम सभा, मानगढ़ हत्याकांड या जरायम पेशा अधिनियम से संबंधित कोई बातें थी, तो वो सब हमने जनजातियों से संबंधित प्रमुख जो घटनाएं थी वो देखी। अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में राजनीतिक जागृति में कुछ संस्थाओं की भूमिका थी, वो संस्थाएं सेम ये दे रखी है, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, सर्व हितकाणी सभा, मारवाड़ हितकाणी सभा या अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, वो सब हमने देख लिया। आप इनको एक बार और देख लेना, रिपीट कर लेना, ठीक है। प्रजामंडल की बात करें तो प्रजामंडल सिंपल सी बात है, प्रजा का मंडल, मंडल का मतलब समिति, तो प्रजा मतलब जनता। तो जनता में जागृति लानी है हमको, है ना। जनता में जागृति लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रजा मंडल, छोटी छोटी मंडली बनाएंगे ताकि लोगों को जो भी उनके अधिकार है, जो भी उनके नागरिक अधिकार है, उनके कर्तव्य है या राष्ट्रीय आंदोलन से उनको जोड़ना है, तो उन सब के बारे में उसको परिचित करवाया जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि प्रजामंडल का अर्थ प्रजा का मंडल। तो 20 के दशक में ठिकानेदार थे, जागीरदार थे, इनसे बहुत ज्यादा जनता परेशान हो चुकी थी, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 20 में पूरा असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इससे किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चल दिए, जनजातियों ने भी विभिन्न आंदोलन चला दिए। तो प्रदेश की जनता में एक तरीके की जागृति आ गई और उन्होंने मंडल बना के अपने जो विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये कंबाइन रूप से क्या कहलाए, प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। इसमें कुछ प्रमुख नेता होते थे, उनका गठन कब किया गया, कौन से क्षेत्र में, हमें सिंपल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन सा क्षेत्र, मान लो कोटा प्रजामंडल है तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में कब हुई, उनके प्रमुख नेता कौन थे। तो इस पैटर्न के सवाल आते हैं। तो इनका उद्देश्य वो सेम था, जनता की समस्याओं के प्रति सकारात्मक रूप अपनाते हुए नागरिक अधिकारों के लिए हम संघर्ष करेंगे। ये आंदोलन क्या कहलाए, प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। इनकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल, जयपुर से। उस जगह पर्टिकुलर जिस जगह पे इनका गठन होता था वो क्या कहलाता था, जयपुर प्रजामंडल। वो उस क्षेत्र के नाम पे उनका नामकरण कर दिया जाता था। जैसे सबसे पहले शुरुआत जयपुर में हुई तो उसको हमने क्या बोला, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में। कब, 1931 में। और प्रमुख नेता कौन थे, कर्पूर चंद पाटनी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 ईस्वी में। प्रमुख नेता कौन थे, कर्पूर चंद पाटनी थे इनके प्रमुख नेता। परंतु ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, और तात्कालिक जो देशी रियासतें थी उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आपसे पूछ ले जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत कब हुई, 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के नेता कौन थे, तो कर्पूर चंद पाटनी थे। परंतु आगे जाके इसका पुनर्गठन कर दिया गया। पुनर्गठन कब हुआ, 1936-37 में। हमें याद रखना है, इसे आ जाए कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया, जब हम क्या बताएंगे, 1936 और 37 में।
चिरंजी लाल मिश्र और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में क्या हुआ, इसका पुनर्गठन कर दिया गया। तो दोनों नेता याद रखने हैं, किसके नेतृत्व में पुनर्गठन हुआ, तो चिरंजी लाल मिश्र और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। क्लियर। अब इस जयपुर प्रजामंडल ने एक एग्रीमेंट किया आगे जाके। जयपुर प्रजामंडल का जो प्रमुख नेता आगे जाकर हुआ, ये तो संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी, 1931 में स्थापना की। पुनर्गठन हुआ तो अपना 36-37 में पुनर्गठन हुआ, जिसमें चिरंजी लाल मिश्र हो गए या फिर जमनालाल बजाज नेता हो गए। आगे जाके जयपुर प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे वो हुए हीरालाल शास्त्री। और ये हीरालाल शास्त्री 1942 में जब संपूर्ण भारत में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो सारा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो रहा था, तो जो जयपुर की तात्कालिक देशी रियासत थी उसने ये बोला कि ठीक है, जयपुर प्रजामंडल से एक एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट कहलाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। इतिहास में किस नाम से फेमस है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसके तहत ये बोला गया, जयपुर प्रजामंडल देशी रियासत के जो राजा थे उसने जयपुर प्रजामंडल को बोला कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लो। जयपुर प्रजामंडल ने बोला ठीक है, मैं भाग नहीं लूंगा, पर बदले में मुझे जयपुर में उत्तरदायी शासन है उसकी स्थापना मैं करूंगा। तो ये बात उसकी स्वीकार कर ली गई। ये एग्रीमेंट कहलाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। आपको पूरा पता होना चाहिए। 1942 ईस्वी में जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे, जो तत्कालिक देशी रियासत थी उसका प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। और हीरालाल शास्त्री कौन थे, जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। इसमें यह हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगी, बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन है वो स्थापित किया जाएगा। परंतु अब जयपुर प्रजामंडल के सारे नेता हीरालाल शास्त्री ने कर लिया, परंतु सारे नेता तो इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ एक मोर्चा स्थापित किया। उस मोर्चे का नाम है आजाद मोर्चा। ठीक है, उस मोर्चे का नाम क्या है, आजाद मोर्चा। इस आजाद मोर्चा के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, ये आजाद मोर्चा के प्रमुख नेता थे। हमें याद रखना है कि आजाद मोर्चा से संबंधित प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो ये बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी है, ये आजाद मोर्चा से संबंधित प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब अगला करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल का संबंध, इसकी स्थापना किसने की, सबसे पहले पंडित मग्गाराम वैद्य, लक्ष्मण दास, इन दोनों ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। लक्ष्मण दास और मग्गाराम वैद्य ने मिलकर कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की। और स्थापना की कब थी, अक्टूबर 1936 ईस्वी में। अक्टूबर 1936 में, याद रखना 1936 में मग्गाराम वैद्य, लक्ष्मण दास ने कलकत्ता में की। राज्य का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई। अब कलकत्ता क्या रह गया, पश्चिम बंगाल में, तो राज्य से बाहर हो गई इस प्रजामंडल की स्थापना। तो आपसे सवाल आ सकता है कि राज्य का ऐसा एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई, तो वो था बीकानेर प्रजामंडल। इसी प्रजामंडल के अंतर्गत बीकानेर राज्य प्रजा परिषद एक संस्था थी, उसकी स्थापना हुई 1942 में और इसके संस्थापक थे रघुवर दयाल गोयल। आपसे पूछ सकते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई, तो रघुवर दयाल गोयल। और कब, 1942 में इसकी स्थापना हुई। 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अगला है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 ईस्वी में। इसकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है हमको कि सबसे पहले जयपुर वाला 1931 में, फिर आ गया अपना देखो मारवाड़ 1934 में। 34 में और भी बहुत सारे आएंगे, तो वो सब ध्यान में रखना है। मारवाड़ 1934 ईस्वी में। संस्थापक थे भंवरलाल सर्रा और अभयमल जैन, ये नेता इससे संबंधित थे। भंवरलाल सर्रा और अभयमल जैन है जो किस प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख नेता है, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 ईस्वी में हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में हुई थी। और इसी तरीके से एक आया धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में। धौलपुर प्रजामंडल बीकानेर भी 36 में था और धौलपुर वाला भी 1936 में है। कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके प्रमुख नेता थे। हमें ध्यान में रखना है कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किस प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख नेता है, तो धौलपुर प्रजामंडल से। स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी में हुई। मेवाड़ प्रजामंडल
1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल बन गया। माणिक्यलाल वर्मा है, ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा 1938 ईस्वी में। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम अधिवेशन मेवाड़ प्रजामंडल का 1941 में जब हुआ तो ये माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था, परंतु राष्ट्रीय स्तर की जो नेता थी सरोजनी नायडू, जे बी कृपलानी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इन दोनों ने इस जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ था उसमें भाग लिया था। तो याद रखना है कि कौन कौन से थे, जे बी कृपलानी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। क्लियर। और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से इसका गठन किया गया। अब 38 में बात करी तो 38 में एक और प्रजामंडल भी आया, वो था करौली प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल 38 में, शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में, है ना, और अलवर प्रजामंडल 1938 में। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर, अलवर, भरतपुर तो दोनों पास पास में है, और करौली भी है। अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा और मेवाड़, इन प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई? ये तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का तैयार हो गया 1938 ईस्वी में। अब मैं बता दूं हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में हाड़ौती की हुई। पीछे हम देखे मारवाड़ वाला प्रजामंडल वो कब 1934 में हुआ था। कोटा प्रजामंडल की 1939 में हुई और सिरोही प्रजामंडल की भी 1939 में हुई। तो कोटा और सिरोही दोनों की कब हुई? 1939 ईस्वी में। अब आपको ध्यान में रखना है कि 36 में किसकी हुई, 34 में किस प्रजामंडल की, 38 में। अलग से क्रोनोलॉजी बना लेना ताकि याद करने में आसानी हुई। और उसके प्रमुख नेता, अब मान लो करौली के मुंशी त्रिलोकचंद माथुर है, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर है, किस प्रजामंडल के प्रमुख नेता? ये सवाल आ जाए तो हम बता देंगे करौली प्रजामंडल के प्रमुख नेता है। भरतपुर का किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र। तो किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र किस प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे? तो ये भरतपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता है। शाहपुरा था, एकमात्र रियासत थी, 1938 में स्थापना हुई शाहपुरा प्रजामंडल की। रमेश चंद्र ओझा इनके संस्थापक थे। लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन, किस प्रजामंडल से? तो यह शाहपुरा प्रजामंडल से, जो 1938 ईस्वी में गठित हुई और पहली रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर ली थी। तो प्रजामंडल आंदोलन तो सबसे पहले बहुत में चला, परंतु पहली रियासत जहां पर वो प्रथम देशी रियासत जहां पर प्रथम रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर ली गई थी तो वो थी शाहपुरा प्रजामंडल। हाड़ौती की स्थापना 1934 में हुई। पंडित नैनूराम शर्मा है, ये हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे, प्रमुख नेता थे हाड़ौती प्रजामंडल के 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा। और कोटा 1939 में वही सेम नैनूराम शर्मा और अभिन हरि। एक और नेता नैनूराम शर्मा तो हाड़ौती वाला ही, एक और नेता याद रखना अभिन हरि। इसका संबंध किससे? कोटा प्रजामंडल से है। अलवर में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी और हरि नारायण शर्मा का संबंध किससे है? अलवर प्रजामंडल से है। और सिरोही का संबंध गोकुल भाई भट्ट है, सिरोही के प्रमुख नेता थे, तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख नेता। 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब कुछ रह गए डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी में। डूंगरपुर की 44 में भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन हो गए? भोगीलाल पांड्या 1944 ईस्वी में। बांसवाड़ा में 1943 में था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो बाद में सीएम भी रहे, हरिदेव जोशी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कौन से प्रजामंडल से? बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित है। 1943 में स्थापित हुआ। प्रतापगढ़ प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल दोनों कब चले थे? 1945 में चले थे। प्रतापगढ़ वाले का प्रमुख नेता था वो था अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल। तो अमृतलाल पाठक चुन्नीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। और मीठालाल व्यास का किस प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे? तो ये थे जैसलमेर से। जैसलमेर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? मीठालाल व्यास। और इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और हुई कहां पर थी ये पूछ ले आपसे, तो जोधपुर में हुई थी। तो जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 में की गई थी। तो ये प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन थे जो हमें याद रखनी है कि किसका संबंध किससे है। इसके प्रमुख नेता कौन से थे? कब स्थापना हुई थी? सिंपल सवाल आता है इसमें, और कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं रहता कि कहां पर स्थापना हुई। आप ऐसा करना 1931 में मान लो हो गया आपका जयपुर प्रजामंडल। 1931 के बाद देखो 32,
33, 34, तो 1934 में कोई आया था तो वो लिखो। 1934 के बाद 35 में कोई नहीं तो 1936 में हुआ, फिर 37 में कोई नहीं 1938 में हुआ, 39 में 1939 में हुआ, 40, 41 इनमें हुआ देख लेना, फिर 1943 में हुआ, 1945 में। ऐसे क्रोनोलॉजी बना के जो स्थापना हुई उसके आगे यहाँ नाम लिख लेना और यहाँ प्रमुख नेता लिख लेना, फिर इनको याद करना आप क्रोनोलॉजी में, तो सब आपको याद हो जाएगा कि प्रमुख नेता। जहाँ तक है इस वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपको यही याद हो जाएगा, वरना आप इस तरीके की क्रोनोलॉजी बना के भी रोजाना इसको रिवीजन करोगे तो वो याद हो जाएगा। अब अपना एक टॉपिक बच रहा है, जो लास्ट वाला टॉपिक, वो है राजस्थान का एकीकरण। वो देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ। इसमें पक्का सवाल आता है, अगर आपके दे रखा है तो यूं मान के चलो कि ईओ के आपको पेपर में एक सवाल आपको यहां से मिलने वाला है ना। तो कितने चरणों में हुआ था, सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। 7 चरणों में हुआ था राजस्थान। अब शुरुआत कब हुई थी इसकी, सबसे पहले तो ये याद रखो 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1956 तक, 1948 से 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान की शुरुआत थी, जिसके तहत जो भी इकाइयां थी, जो देशी रियासतें थी, उन सबको मर्ज कर दिया गया था और 56 में एकीकरण है वो पूर्ण हो गया था। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये तो मैंने आप भारत का भी करते हैं, जब भारत के एकीकरण का, देशी रियासतों का एकीकरण किस राष्ट्रीय नेता द्वारा किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी हम क्या बनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं ना, तो इसी वजह से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा राजस्थान का एकीकरण किया। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। और यह प्रक्रिया शुरू कब हुई, 48 तो देख लिया, तारीख भी है, इसमें हर एक की तारीख याद रखनी है, हर एक की एक कब कोई भी अगर चरण है तो उस चरण की हमको तारीख जरूर याद रखनी है। 18 मार्च 48 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1 नवंबर 56 में यह जाके यह प्रक्रिया 7 चरणों में पूर्ण हो गई थी। तो 18 मार्च 48 से 1 नवंबर 56 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हो गया था। क्लियर। उस समय जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, जब राजस्थान में कितने जिले थे, टोटल 26 जिले थे। टोटल कितने जिले थे, 26 जिले, ये भी सवाल आता है। तो राजस्थान का एकीकरण में कुल कितने साल लगे, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये दिन माह आप अपने आप गिन सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 48 से 1 नवंबर 56 तक, इसकी ये चरणों में पूरा हुआ, तो आप दिन में ले साल है वो अपने आप निकाल लोगे। तो एकीकरण हुआ जब राजस्थान में कुल कितने जिले थे, टोटल 26 जिले थे। अब अगर शामिल होने वाली रियासतें देखें तो जब राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ तो कोई इतनी रियासतें थी उनका एकीकरण किया गया था। तो टोटल कितनी रियासतें थी, 19 रियासत। कितनी रियासतें, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। अब ये ठिकाने कौन कौन से थे ये भी तीनों देख लेते हैं। एक तो था लावा ठिकाना, जो कहां पर है, जयपुर जिले में। कहां पर, जयपुर में। एक कुशलगढ़ ठिकाना जो कहां पर है, बांसवाड़ा में। एक नीमराणा ठिकाना कहां पर, अलवर जिले में। और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा का, यानी ब्रिटिश प्रशासित एक क्षेत्र रहा था। ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र का मतलब जो सीधे ब्रिटिश सरकार के, जिस पर किसी देशी रियासतों को नहीं, ब्रिटिश सरकार अपना वहां पर अपॉइंटमेंट करती थी। तो एक अगर चीफ कमिश्नर क्षेत्र अगर था तो वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा का था, है ना, जिसको लास्ट में हमने मिलाया था। आपको याद रखना है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, जब तो थी 19 रियासत। कुल कितनी रियासतें और ठिकाने थे, जब 19 + 3 22, है ना। अब आपको कौन कौन से ठिकाने थे, तो लावा था, कुशलगढ़ था और अपना नीमराणा था। अब आपको पता होना चाहिए लावा ठिकाना वो कहां पर था, जयपुर जिले में। कुशलगढ़ कहां पर था, बांसवाड़ा जिले में। नीमराणा कहां, अलवर जिले में। तो और एक चीज याद होनी चाहिए, एक चीफ कमिश्नर का क्षेत्र था जो अजमेर मेरवाड़ा में था। राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत थी वो मेवाड़ थी। हम 3 दिन से कंटिन्यू हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमने देखा होगा गुहिल वंश स्थापना हुई थी मेवाड़ की। तो सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी, मेवाड़ थी। और सबसे नई रियासत जो बनी थी वो कौन सी थी, झालावाड़ थी, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। एकमात्र रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे बड़ी रियासत उसमें कौन सी थी, मारवाड़ थी। आज भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का, तो हम देखते हैं जोधपुर। उसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर संभाग है। आज भी क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। तो उसी तरीके से
जो मारवाड़ रियासत थी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर रियासत थी। आज भी जयपुर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जबकि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से छोटी रियासत अगर बात करें तो वो है शाहपुरा रियासत। कौन सी? शाहपुरा रियासत है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी उस समय थी मारवाड़। आज जैसलमेर है, संभाग देखे तो जोधपुर है, और दोनों दृष्टि से देखें तो उस समय कौन सी रियासत थी? एकमात्र शाहपुरा, जो छोटी थी, क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटी रियासत थी, वो शाहपुरा रियासत थी। अब मैंने आपको बताया कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण हो गया 7 चरणों में। अब सातों को हम देखेंगे कि कौन सी तारीख थी और प्रमुख नेता कौन कौन से थे। सबसे पहला चरण चला वो था, उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। प्रथम चरण था मत्स्य संघ बनाया, जिसके अंतर्गत के.एम. मुंशी थे, एक नेता थे, राष्ट्रीय नेता, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया मत्स्य, क्योंकि मत्स्य जनपद था। एकमात्र ऐसा जनपद जो राजस्थान में था वो कौन सा था? मत्स्य जनपद। तो उसी आधार पर इसका नामकरण हमने कर दिया मत्स्य संघ, और इसका नाम किसने दिया? के.एम. मुंशी ने इसका नामकरण किया था। अब इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों को मिला लिया गया। जो पूर्वी रियासतें हैं, आज भी अपनी पूर्वी राज्य, पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों को मिलाकर के 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया, और इसमें एक नीमराना ठिकाना है वो भी मिला लिया गया, क्योंकि नीमराना कौन ठिकाना कहाँ था? अलवर जिले में, तो ऑटोमेटिक मिल गया। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना, इन सबको मिलाकर के 18 मार्च 1948 को किसका निर्माण किया? मत्स्य संघ का। फिर इसका उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल महोदय ने इसका उद्घाटन किया। याद रखना, एन.वी. गाडगिल ने उद्घाटन किया, और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को। अलवर को इसकी राजधानी बना दिया, और राज प्रमुख उदय भान सिंह को, इसका जो धौलपुर से संबंधित थे उदय भान जी, उनको उसका एक पद का सर्जन किया गया कि चारों में थोड़ा ना रह सकते थे, चारों में से किसी एक को बनाना था। तो उदयपुर जो धौलपुर का था उदय भान सिंह, उनको राज प्रमुख का पद बना दिया गया, और अलवर को इसकी राजधानी बना दी गई, ताकि लड़ाई ना हो, सब में बंटवारा किया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, जो अलवर से संबंधित थे, शोभाराम कुमावत, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो समझ में आया, ये था 18 मार्च 1948 को राजस्थान का पहला चरण पूरा हो गया। के.एम. मुंशी के आग्रह पर इसका नामकरण किया गया, और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना था, वो इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए। एन.वी. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया, राजधानी अलवर को बनाया, और राज प्रमुख किसको बनाया? उदय भान को, और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। आपको याद रखना है, सिंपल सवाल यही आता है कि जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है वो निम्न में किसको बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को। राज प्रमुख किसको बनाया? तो उदय भान सिंह को, क्योंकि धौलपुर से संबंधित था, और अलवर को राजधानी बनाया, और अलवर के शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बना दिया गया। सही। अगला चरण था जो राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में इसका हुआ। पहला 18 मार्च के तत्काल बाद 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हुआ। इसमें शामिल रियासतें भाई थोड़ी नहीं थी, टोटल 9 रियासतें थी, प्लस ठिकाना भी था। तो देखते हैं कौन कौन सी थी। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ अपने आप, क्योंकि बांसवाड़ा इसमें शामिल हो गया था। बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़ ठिकाना। तो ठिकाना तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। नीमराना पहले में, क्योंकि अलवर शामिल हो गया था, और नीमराना कहां पर था? अलवर में। तो प्रथम जो चरण था उसमें तो नीमराना ठिकाना आ गया, दूसरे चरण में अपना कुशलगढ़ ठिकाना आ गया। अब देखते हैं कि हम कौन कौन सा, देखो साउथ में चलो, सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, है ना, अपना हो गया डूंगरपुर। फिर पूर्व में चलो, नहीं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 3 तो साउथ राजस्थान के हो गए। अब देखो बूंदी, कोटा, झालावाड़, है ना, और अपना ये बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये हो गया पूर्वी के, और टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये जयपुर के आसपास वाली रियासतें होगी। तो टोटल 9 रियासतें थी। वो सेकंड चरण है जो 25 मार्च 48 को हुआ, उसमें शामिल कर ली गई। अब उद्घाटन करता इसका भी 18 मार्च को अगर एन.वी. गाडगिल ने किया, तो 25 मार्च 48 वाले जो द्वितीय चरण था उसके उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल ने किया। अब इनमें से कोटा था, बड़ा था, तो कोटा को क्या किया? राजधानी बना दिया, और राज प्रमुख भी महाराव कोटा के भीम सिंह थे, उनको राज प्रमुख बना दिया, कोटा के महाराव भीम सिंह को। प्रधानमंत्री किसको बनाया? गोकुलाल असावा को। जो शाहपुरा रियासत थी उसके गोकुलाल असावा थे, उनको क्या बनाया? द्वितीय चरण का
राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये बांसवाड़ा वाला था ना जिसको शामिल किया गया था, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ ठिकाने को भी, उसको ये था कि मुझे किसी भी हालत में कोई अपना अधिकार पत्र है वो किसी दूसरे को नहीं देना, तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो उसका दिल बहुत दुखा कि मैं अपना जो मर्ज कर रहा हूँ कोई चीजें, तो उसमें अपने आप की कुछ अधिकार है वो भी जाते हैं। तो ये कथन किसका है, तो महारावल जो बांसवाड़ा थे उनका ये कथन है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आई कुछ चीजें कि टोटल हमने देखा ये पूर्वी राजस्थान है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्लस ये झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया अपना, प्रतापगढ़ हो गया अपना, चित्तौड़गढ़ नहीं वो क्या बोलते हैं बांसवाड़ा हो गया अपना, है ना, इधर से अपना टोंक हो गया, शाहपुरा हो गया, और किशनगढ़ हो गया, कुशलगढ़ हो गया। ये सब तो इसका हम कर चुके हैं कि पूरा एकीकरण हो गया। अब रियासतें बची कौन सी, सेकंड आ गई। तीसरी अपनी एक जो साउथ की प्रमुख रियासत थी वो बच गई उदयपुर। उदयपुर बच गई क्योंकि हमने देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर को कर लिया, प्रतापगढ़, तीनों रियासतें साउथ की आ गई, पर उदयपुर बच गई। तो इस उदयपुर को भी शामिल करना था। तो ये जो सेकंड चरण था जो बना जिसको नाम दिया गया था राजस्थान संघ, इसमें अगर इस उदयपुर को मिला ले तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, तो हम क्या करें इस उदयपुर को भी मिला लिया। और ये क्या कहलाया आपका तृतीय चरण कहलाया, तृतीय चरण, समझे। तो इसके अंतर्गत राजस्थान संघ में उदयपुर को भी मिला लिया। फिर ये सारा सिनेरियो चेंज होगा क्योंकि उदयपुर बड़ी रियासत आ गई थी। तो अब देखते हैं क्या हुआ, इसको नाम क्या दिया गया, फिर इसमें मिला लिया, तो इसको नामकरण भी फिर हमने दे दिया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, इसका नामकरण कर दिया गया। अब चेंज होगा सारा, देखते हैं क्या क्या हुआ। ये हुआ कब था, 25 मार्च के बाद। मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आता है, देखो पहले 18 मार्च 1948। फिर दूसरा चरण हमने कर दिया 25 मार्च 1948। अब तीसरा अपना कौन सा हो गया, महीना कौन सा, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 18 अप्रैल 1948। अब बात सिर्फ इतनी हुई कि ये जो सेकंड चरण था ना आपका, उसमें प्लस उदयपुर और कर दो, और कुछ चेंज नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, प्लस उदयपुर और कर दो, और इसका नामकरण क्या कर दिया, संयुक्त राजस्थान कर दिया। ये सेम बात है, देखो संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, शामिल रियासतें राजस्थान संघ था, उसमें उदयपुर मिला दिया। अब उद्घाटन करता इसका कौन था, बहुत बड़ी बात थी, तो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान जो तीसरा चरण था उसका उद्घाटन किसने किया था, उसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे उसमें, ठीक है। राजधानी अब बड़ी थी, राजस्थान संघ में बड़ा था कोटा, तो उसको राजधानी बनाया। अब कोटा से बड़ी रियासत कोई और शामिल होगी तो राजधानी उसी को बनाएंगे, तो राजधानी हमने बना दी उदयपुर को, और राज प्रमुख भी भाई अब उदयपुर वाला आ गया, बड़ी रियासत आ गई। तो भीम सिंह की जगह हमने क्या किया, उदयपुर का जो भोपाल सिंह था, कई किताबों में भोपाल सिंह भी है, भोपाल सिंह उदयपुर वाला, उसको राज प्रमुख बना दिया। और उसको ये बोला गया क्योंकि ये रियासत वरना राजस्थान संघ में भी शामिल हो जाती, ये रियासत आनाकानी कर रही थी। तो फिर इसको क्या किया, तीसरे चरण के अंतर्गत इसको लालच दिया गया, और उदयपुर के जो ये ये जो राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, उनको ये बोला कि आप इसमें शामिल हो जाओ, आप इतनी सारी रियासतें हैं, 9 वो एक आपकी 10, इन सब के राज प्रमुख आजीवन बने रहोगे। ये शर्त इनके साथ थी। अभी जब ये रियासत है ये राजस्थान संघ में मिलने के लिए तैयार हुई, और उसका नामकरण कर दिया हमने संयुक्त राजस्थान, समझ में। प्रधानमंत्री बनाया गया तो माणिक्यलाल वर्मा, जो उदयपुर से, जो हमने अभी पढ़ के आए ना, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, वो यही माणिक्यलाल वर्मा है, उनको क्या किया हमने, प्रधानमंत्री बना दिया। तो समझ में आई सारी कहानी कि तीसरा चरण नाम दे दिया 18 अप्रैल 1948, और राजस्थान संघ जो भी 9 रियासतें थी उसमें एक और रियासत बची थी, वो थी उदयपुर, उसको शामिल कर लिया। प्लस अब सारा सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि उदयपुर बड़ी रियासत आ गई, तो प्रधानमंत्री भी उदयपुर को बनाया गया, और राज प्रमुख था जिसको भोपाल सिंह थे उदयपुर वाले, उनको आजीवन राज प्रमुख बनाने का हमने वादा किया, और प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा, जो मेवाड़ प्रजामंडल के यानी उदयपुर के प्रमुख नेता थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, चौथा चरण हम देखते हैं। ये देखो, ये यहां से हमने जो क्या बोलते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पूरा कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, जो भी है, उदयपुर हो गया, है ना, ये सारी रियासतें हमने शामिल कर ली। अब यहां से बच गया था भैया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये रियासतें बच गई थी। जो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, राजस्थान के पश्चिम वाली सारी रियासतें बच रही थी, तो उनको भी शामिल करना था। तो हमने एक और चरण किया जिनका नाम दिया हमने चौथा चरण, और वो था चतुर्थ चरण था, जिसको नाम दिया वृहत राजस्थान।
जो हुआ 30 मार्च 1949 को। ये 48 में 3 ही चरण हुए थे अपने। अब अगले साल चलते हैं 49 में क्या हुआ, 4 चरण हुए 30 मार्च 1949। इसमें शामिल रियासतें संयुक्त राजस्थान जो बना था अपना टोटल 9 रियासतें प्लस अपना उदयपुर, उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और जयपुर के अंतर्गत कौन सा ठिकाना था, एक जो स्टार्टिंग में पड़ा था लावा ठिकाना, उसको इसमें शामिल कर लिया। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इन चारों रियासतों को वृहत राजस्थान के अंतर्गत जिसको नाम दिया, और 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में वृहत राजस्थान का विलय कर दिया गया और प्लस लावा ठिकाना। तो 30 मार्च को एक तरीके से क्या हुआ, राजस्थान की एक सिरोही रियासत छोड़ दो आप, यहाँ अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र छोड़ के टोटल पूरा राजस्थान लगभग क्या हो गया था, कवर हो गया था, है ना। तो ये एक तरीके से राजस्थान का एकीकरण हो गया था कुछ रियासतों को छोड़कर। तो इसी वजह से 30 मार्च को हम क्या करते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ था। अब इस इतना बड़ा काम हुआ तो इसका उद्घाटन भी बड़े आदमी द्वारा होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको एकीकरण का श्रेय दिया जाता है पूरे भारत में देशी रियासतों का। उन्होंने इस चतुर्थ चरण जिसका नाम वृहत राजस्थान है 30 मार्च 1949 को हुआ, इसका उद्घाटन किया। ठीक है, पी सत्यनारायण समिति है। अब इनमें भी वही सेम बात, लड़ाई शुरू हो गई कि किसको क्या दिया जाए। इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जयपुर जोधपुर दोनों राजधानी के लिए लड़ रहे थे, बीकानेर जैसलमेर वाले अलग से लड़ाई कर रहे थे। तो फिर एक कमेटी गठित की गई, पी सत्यनारायण कमेटी। इसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया आपने पूरी रिसर्च करके कि चाहे भौगोलिक परिस्थिति देख लो, जल संसाधन, क्लाइमेट, हर तरीके से मिड पॉइंट पे सब तरीके से जयपुर क्या होगी, इसको राजधानी बनाया गया। और राजधानी जयपुर को, और हाईकोर्ट ये बोला हम किसको देंगे, जोधपुर को। उच्च न्यायालय किसको दिया गया, जोधपुर को। तो ये सब पी सत्यनारायण समिति के आधार पर विभाजन है। शिक्षा विभाग किसको दिया गया, बीकानेर को। खनिज कस्टम विभाग किसको दिया, उदयपुर को। कृषि विभाग भरतपुर को बना दिया। तो ये सब विभाग आपको याद रखनी है। पी सत्यनारायण समिति थी, उसकी सिफारिश पर इन सब विभागों का अलग अलग जिलों में हमने बंटवारा किया। ठीक है, अब राज प्रमुख की बात आई तो राज प्रमुख अभी हमने संयुक्त राजस्थान में तो उदयपुर का जो था उदय भान सिंह, उसके साथ वादा करके आए थे कि ठीक है जिंदगी भर आजीवन हम आपको राज प्रमुख रखेंगे, हटाएंगे नहीं हम आपको। अब उससे बड़ी रियासत आ गई जयपुर रियासत, तो दोनों के बीच में फिर वही अब कंफ्लिक्ट हो गया कि उदयपुर वाले को हटा के जयपुर वाले को राज प्रमुख कैसे बनाए। तो उसका सोल्यूशन करने के लिए उन्होंने एक और नई पोस्ट थी उसका सृजन किया और उसका नाम रखा राज प्रमुख। ये तो पहले से चली आ रही थी, उसका नाम रखा महाराज प्रमुख। तो जो भूपाल सिंह थे उदयपुर वाले, उनको ये बोला कि आप महाराज प्रमुख हो, उनको क्या पोस्ट दी, महाराज प्रमुख। और राज प्रमुख किसको बनाया गया, मान सिंह द्वितीय को, जो जयपुर रियासत से संबंधित थे। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछ ले कि चतुर्थ चरण के तहत राज प्रमुख किसको बनाया, तो मान सिंह द्वितीय को, जयपुर से संबंधित थे जो, और महाराज प्रमुख जो भोपाल सिंह थे उदयपुर वाले, उनको महाराज प्रमुख बनाए। ये महाराज प्रमुख की पोस्ट पर पहले और अंतिम यही थे, है ना। और राज प्रमुख पर मान सिंह द्वितीय रहे लास्ट तक। अब उसके बाद तो क्या हुआ, 1 नवंबर 56 को ये राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया और इसकी जगह क्या हुआ, राज्यपाल पद है उसका सृजन किया गया। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को। अब अभी संयुक्त राजस्थान में हमने किसको बनाया, माणिक्यलाल वर्मा। उनकी जगह जैसे ही चतुर्थ चरण आया तो हमने किसको प्रधानमंत्री बना दिया, हीरालाल शास्त्री। जो जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे हीरालाल शास्त्री, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और ये जब तक प्रधानमंत्री रहे जब तक हमारी विधानसभा के चुनाव नहीं हुए और पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल जी नहीं है, जब तक हीरालाल शास्त्री थे ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। समझ में आया। अब 30 मार्च को राजस्थान दिवस हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, किस वजह से। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जो इकाइयां थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जो एक तरीके से पूरा राजस्थान कवर कर रही थी, उन सब का संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत क्या एकीकरण कर दिया गया। और इनके शामिल होते ही राजस्थान की लगभग सभी रियासतों का एकीकरण कार्य जो हमारा पूर्ण हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च 1949 को चूंकि ये काम संपन्न हुआ था 30 मार्च 1949 को, इसी वजह से हम 30 मार्च को क्या करते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्लियर। अगला क्या है, अब चौथे के बाद कौन सा चरण आएगा, 5वां चरण। 5वां चरण 15 मई 1949 को हुआ था। 30 मार्च के बाद अप्रैल मई, उससे दूसरे महीने 15 मई 1949 को इसका नाम दिया संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। अब देखो सबसे पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ के बाद राजस्थान संघ आया जिसमें हमने 9 रियासतें मिलाई। तीसरा चरण अपना उदयपुर मिला के संयुक्त राजस्थान में हमने संयुक्त राजस्थान नाम दिया।
फिर हमने वृहत राजस्थान नाम मिला लिया। अब संयुक्त वृहत राजस्थान के अंतर्गत क्या किया कि जो ये सारा अभी तक मिले हम, इसमें जो प्रथम चरण था ना मत्स्य संघ वाला, अलग से रह रहा था, उसको भी शामिल कर लिया। देखो यही है क्या संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 49 को। इसके अंतर्गत जो ये वृहत राजस्थान बना था ना, इसके अंतर्गत वृहत राजस्थान के अंतर्गत जो मत्स्य संघ यानी सबसे पहले वाला जो चरण था, जिसके अंतर्गत अलवर, भटपुर, धौलपुर, करौली थे, उनको शामिल कर लिया गया 15 मई 1949 को। राजधानी जयपुर, ये सब वही सेम वही रहा। फिर जयपुर भी राजधानी रही अपनी, राज प्रमुख वही रहे मान सिंह और प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री रहे, इनमें कोई चेंज नहीं आया आपका, ठीक है। अब रह गया 5वें चरण के बाद आता है छठा चरण। छठा चरण हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हमने प्रथम स्वतंत्र अपना गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को, वो जब छठा चरण अपना संपन्न हुआ। इसमें जो ये संयुक्त वृहत राजस्थान था अभी जो बना था, जिसके अंतर्गत वृहत राजस्थान में हमने जो मत्स्य संघ है 15 मई 1949 को शामिल किया। जो संयुक्त वृहत राजस्थान में एकमात्र बचा था जो सिरोही, वो शामिल कर दिया गया। कौन सा थे? सिरोही को। आबू दिलवाड़ा छोड़ के, इसमें आबू दिलवाड़ा क्षेत्र था, उसको छोड़ के बाकी सारी सिरोही है उसको राजस्थान में विलय कर लिया गया। फिर गोकुल भाई भट्ट ने इस आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए आंदोलन चलाया। तो आगे जाके 7वें चरण में हमने क्या किया, आबू दिलवाड़ा जो ये सिरोही का बचा हुआ क्षेत्र प्लस जो अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमने 7वें चरण के अंतर्गत शामिल कर लिया राजस्थान में। तो छठे चरण में क्या मिलाया गया, एकमात्र सिरोही रियासत, उसमें भी आबू दिलवाड़ा को छोड़कर बाकी का विलय कर लिया 26 जनवरी 1950 को। 7वां चरण हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसमें शामिल हुआ आबू दिलवाड़ा क्षेत्र सिरोही वाला, सुनेल टप्पा क्षेत्र मध्य प्रदेश से लिया, और अजमेर देलवाड़ा क्षेत्र था जो केंद्र शासित प्रदेश थे, वो सब हमने क्या किया, मिला लिया। इसमें राज प्रमुख का पद है वो खत्म कर दिया गया, मैंने आपको बताया गया, और राज्यपाल पद है उसका सृजन किया गया 1 नवंबर 56 को, और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है उसको राज्यपाल बनाया गया। तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल निम्न में कौन है, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। और मुख्यमंत्री उसमें अगर आपसे पूछ ले तो कौन थे, तो उसमें क्योंकि 1 नवंबर 56 को हुआ था, 1 नवंबर 56 को जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसके तहत ये बोला कि पूरे भारत में जो बड़ी इकाइयां हैं उनको काट दिया जाए, कोई ज्यादा बड़ी है तो उनको अलग कर दिया जाए, और अगर बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं तो उनको मर्ज कर दिया जाए। तो इन सब के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसी 1 नवंबर 56 को हमारा भी 7वां चरण हो गया, जिसमें जो सिरोही का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र है वो हमने मिला लिया, है ना, और जो अजमेर मेरवाड़ा का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया था, है ना। और 1 नवंबर 56 को जो 7वां चरण के तहत है जो राज प्रमुख का पद है ये खत्म कर दिया, ये बोला कि राज्यपाल पद है उसका सृजन किया गया, और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी उनको राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। और जब ये 1 नवंबर 56 को हो रहा था, जब तक तो हमारे चुनाव भी हो गए थे ना विधानसभा के तहत, तो उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। इसमें 7वें चरण जब संपन्न हुआ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, ठीक है। तो ये था अपना राजस्थान का एकीकरण, 7 चरणों में शामिल इसका जो एकीकरण का कार्य वो संपन्न हुआ था। 18 मार्च 48 से शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 56 को जाके ये काम संपन्न हुआ था। 7 चरण हमने अच्छे से देखे, कौन से चरण के अंतर्गत शामिल रियासतें कौन थी, हमको ध्यान रखना है उनकी राजधानी क्या थी, उनके प्रधानमंत्री कौन थे, राज प्रमुख कौन था, या उद्घाटन किसने किया था, या अन्य कोई भी ऐसी चीज जो एग्जाम में आने लायक हो, वो सब हमने इसके अंतर्गत कवर की, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये राजस्थान का जो ईयू का सिलेबस आप देखना, ऊपर वाला जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर का जो इकाई 1 में पहला भाग है, वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट का जो सिलेबस दे रखा है वो सब हम टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब आगे नेक्स्ट वाली क्लासेज में हम आर्ट कल्चर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लासें आप कंटिन्यू देखते रहिए, और जो क्लासें अगर आपको पसंद आ रही है तो उनको लाइक भी कीजिए, अपने और दोस्त हैं उनको ये शेयर भी कीजिए, और पहल अकेडमी आपको ईयू का पूरा कोर्स यूट्यूब पे उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। पहले ए भाग हम सब कवर करेंगे, जैसे ही अपना ए भाग कवर हो जाएगा उसके बाद हम बी पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। और 16 जनवरी से अपना आरएस का जो है न्यू फाउंडेशन बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप अगर कोई चाहो तो उसमें भी इनरोल हो सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।